संकेत देने की कोशिश की है। और मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए पंकज जी, एक तरफ मर्जर की बात हो रही है, दूसरी तरफ 2024 के लिए महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है उसकी बात हो रही है। भरोसे का एक संकट क्या पैदा होता है इस तरह के बयानों से 2024 के लिए भी? क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश का, जैसे आपने जिक्र किया, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिस तरीके से थोड़ी ठन गई टिकटों को लेकर, सीटों को लेकर, वहां पर कोई सीट नहीं दी। एक तो नीतिगत फैसले अभी पूरी तरह से धरातल पर उतर नहीं पाए हैं या स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। दूसरी तरफ अगर यहां पर मैं संभावित पॉसिबल टर्म्स की बात करूं नीतीश कुमार की, कि वो चाहते क्या हैं, वो उस पर थोड़ा सा आप समझाएं। देखिए, मैं आपको बताऊं, इंडिया अलायंस के अंदर भी दो धारा है जी। एक धारा क्षेत्रीय दलों का है, एक धारा वैसे क्षेत्रीय दलों का है जिसका कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ मजबूरी में वो गठबंधन करना चाहता है, क्योंकि उस क्षेत्रीय दलों को ये एहसास हो चुका है कि मुस्लिम मतदाताओं का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है, और इस डर की वजह से वो कांग्रेस के साथ गठबंधन भी करना चाहते हैं, पर दूसरी तरफ वो कांग्रेस के साथ अविश्वास का भी माहौल है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपना कदम बहुत ही पांव फूक फूक कर रख रही है। कांग्रेस देख रही है कि 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम क्या होंगे, और 5 राज्यों के चुनाव के जो परिणाम होंगे उसके बाद कांग्रेस के बर्ताव का तरीका, जो कहते हैं राजनीतिक सौदेबाजी का तरीका, बहुत अलग होगा। जबकि ये तमाम क्षेत्रीय दल चाहते थे कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से पहले ही सीटों का डिक्लेरेशन हो जाए। अब अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के सबसे ट्रस्टेड एलाई हैं, जबकि अगर नीतीश कुमार की बात करें तो भयानक ट्रस्ट डेफिसिट है। कांग्रेस नीतीश कुमार पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती है। लालू यादव ने नीतीश कुमार को कांग्रेस के साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस अभी भी नीतीश पे उस तरीके से भरोसा नहीं करती। उसी तरीके से नीतीश भी कांग्रेस पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रही हैं। अखिलेश यादव बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को देख लें तो उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में इस तरीके से ठन गई है कि उद्धव ठाकरे की मजबूरी है कि वो कांग्रेस के साथ ही अब अलायंस करें। क्या इस मजबूरी का फायदा अगर कांग्रेस उठाने लगेगी तो एक राजनीतिक पार्टी की हैसियत से उद्धव ठाकरे की पार्टी भी सोचेगी कि आखिरकार हम बीजेपी से इतने दूर क्यों खड़े हो गए हैं कि कांग्रेस हमारी इस मजबूरी का फायदा उठा रही है। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको पाटने की कोशिश अगर ठीक ढंग से कांग्रेस के तरफ से नहीं की गई तो जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस सफल होता नहीं दिखेगा। और अगर इसको पाट जाती है कांग्रेस ठीक तरीके से तो इंडिया अलायंस बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ सकता है। और जो इंडिया अलायंस का लक्ष्य है, कॉमन गोल है बीजेपी को हराना, उसमें हो सकता है वो कामयाब भी हो जाए। पर बड़ा सवाल ये है कि जो इस तरह की पार्टियां हैं वो कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर पा रही, और उसकी बड़ी वजह यह है कि इनको डर है कि कांग्रेस को अगर अपने प्रदेश में जगह दी गई, सियासी जमीन दी गई और मुस्लिम मतदाता उनकी तरफ शिफ्ट हो गए तो फिर उनके वजूद पे सवाल उठ जाएगा। उनकी जो सियासी जमीन मजबूत है वो कमजोर होने लगेगी। इस चिंता से भी कई लोग ग्रसित हैं। इसलिए एक नॉर्मल स्टेटमेंट पब्लिक में देने की कोशिश जरूर होती है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन इनकी असली लड़ाई तो अंदर ही है। और ये जो अंदर की लड़ाई है वही कई बार इस तरह के स्टेटमेंट के रूप में आप सुनते हैं, जो कभी नीतीश कुमार बोल जाते हैं, कभी अखिलेश यादव बोल जाते हैं, कभी ममता बनर्जी बोल जाती हैं। आखिरकार ये लड़ाई जो शब्दों में तब्दील होकर के बाहर आती है, उसी से समझ में आता है कि इंडिया अलायंस में चल क्या रहा है। मुझे जो आज मोतिहारी में नीतीश कुमार के स्पीच को जो सुन करके जो उन्होंने बातें कही हैं, उससे मुझे साफ यही दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पे सारी चीजों का आकलन करना चाहते हैं। पर यह जान लीजिए नीतीश कुमार का एक ये स्टाइल भी है, वो कंफ्यूज करके अपने विरोधियों को भी रखते हैं,
पार्टी के अंदर भी लोगों को रखते हैं। अब आ जाइए, पार्टी के अंदर भी तो वो दो धारा को लेके चलते हैं। एक धारा ऐसा है जो बीजेपी की तरफ जाने का पक्षधर रहता है, दूसरा धारा ऐसा है जो आरजेडी के तरफ या कांग्रेस के तरफ जाने का पक्षधर रहता है। और जब उनको जैसी जरूरत पड़ती है उस धड़े को वो आगे ला देते हैं, सामने खड़ा कर देते हैं। अभी आप देखिए, ललन सिंह काफी एक्टिव नजर आते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि आरजेडी के साथ पॉलिटिक्स हो। आज उन्होंने स्टेटमेंट जरूर दिया है, पर ललन सिंह के एक्टिवनेस का मतलब है कि आरजेडी के साथ उनका ठीक ठाक चल रहा है, राजनीति उनके साथ ठीक ठाक चलाना चाह रहे हैं। लेकिन बीच बीच में इस तरह की बात करने का मतलब है कि एक तरीके से राजनीतिक सौदेबाजी, एक तरीके से आरजेडी को समझाना, और समझाना ही नहीं, इसको कह लीजिए राजनीतिक रूप से धमकाना कि तुम ये मत समझो कि हम बीजेपी से इतने दूर हो गए हैं कि तुम इसका कोई राजनीतिक फायदा उठा लोगे। ऐसा नहीं है, हम अभी भी बीजेपी से नजदीक हैं।